नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर बोला गया है, परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है। ऑप्शन है मित्रवत सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, प्राथमिक समूह है और द्वितीयक समूह है। प्राथमिक समूह क्या है? छोटे आकार का वह समूह होता है जिनके सदस्यों के मध्य आपस में निकट, व्यक्तिगत एवं चिरस्थायी संबंध होता है। जैसे हमारा परिवार के सदस्य हो गए, पड़ोस के और मित्र मंडली, ये क्या है हमारे प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएंगे। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना, द्वितीयक समूह के अंतर्गत कौन कौन आएगा। देखिए, जो द्वितीयक समूह के सदस्य होते हैं इनमें क्या है, जो आपसी संबंध होता है वो घनिष्ठ नहीं होता और काफी कमजोर संबंध होता है। जैसे दुकानदार और ग्राहक के बीच का संबंध है, डॉक्टर और रोगी के बीच का संबंध है, वो आएगा द्वितीयक समूह के अंतर्गत। लेकिन जो परिवार है, पड़ोस एवं मित्र मंडली, इनके जो सदस्य रहेंगे उनके भी जो संबंध होगा वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर भैया क्या है? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाउस बोट, डोंगे, इग्लू या फिर टेंट। ये जो प्रश्न है आपके आवास वाले पोर्शन से लिया गया है। तो ध्यान रखना, जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं, ठीक है, ये अपने घर का निर्माण बर्फ से करते हैं, उस घर को बोला जाता है इग्लू। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, ऑप्शन है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है या फिर बंजर हो जाती है। तो देखिए भाई, जब आप मृदा में एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाएंगे और रसायनों का उपयोग करेंगे तो इससे जो मृदा है वह क्या है? बंजर हो जाएगी। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है? उर्वर बन जाती है। उर्वर का मतलब भैया उपजाऊ होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार। तो आप इतना कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में क्या बोला गया है? सौर प्रणाली के अंतर्गृहीय में इधर उधर फैले हुए ठोस पदार्थों के छोटे टुकड़े इनमें से किस नाम से जाने जाते हैं? क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु या फिर उपग्रह। ये प्रश्न भी आपके अंतरिक्ष विज्ञान से लिया गया है। तो देखिए भाई, जो वहां पर सौर प्रणाली में अंतर्गृहीय में इधर उधर फैले हुए ठोस पदार्थों के छोटे छोटे कण होते हैं या टुकड़े होते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, जो क्षुद्र ग्रह हैं यह मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, किन के बीच होते हैं क्षुद्र ग्रह? मंगल और बृहस्पति के बीच। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अफीम के पौधे के कौन से भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है?
ठीक है। देखिए प्रश्न ऐसा भी कई बार पूछा गया है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना मॉर्फिन क्या है, पौधे से प्राप्त होती है, अफीम का पौधा होता है। ठीक है, तो बताना है अफीम के पौधे के कौन से भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है, फल, तना, पुष्प या फिर मूल। तो भैया ये होती है फल वाले भाग से प्राप्त है। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना जब लौंग और केसर की बात की जाए तो भैया फूल भाग से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अफीम के पौधे से जो मॉर्फिन प्राप्त होती है वह फल भाग से प्राप्त की जाती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और मुझे सीधा सीधा पढ़ाने में भाई मजा नहीं आता है जब तक मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं दूं, मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ पढ़ाया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या कहा गया है, खतरनाक कचरे से उत्पन्न अति गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव है वायु प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण, गैसों की वृद्धि या फिर आवास का विनाश। देखिए यहां पर क्या है, खतरनाक कचरे की बात की गई है, तो भैया इससे वायु प्रदूषण की तो आप पहले ही क्रॉस कर दो। ठीक है, और देखिए यहां पर फिर क्या है, गैसों की वृद्धि, इसको भी क्रॉस कर दो। आवास का विनाश होगा क्या, इससे नहीं होगा, बल्कि इससे क्या होगा भाई, जो खतरनाक कचरा होता है जो औद्योगिक से निकला होता है ये मुख्यतः भूमिगत जल का प्रदूषण का कारण बनता है। तो यहां पर राइट आंसर भैया हमारा क्या है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है सोन घड़ियाल वन जंतु अभयारण्य कहां स्थित है, ऑप्शन है असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखना सोन घड़ियाल वन्य जंतु अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे मध्य प्रदेश में कहां पर है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारा सूर्य है भैया, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है हमारा ऊर्जा का। बताना है सूर्य में जो ऊर्जा है वो कैसे उत्पन्न होती है, उच्च ताप की वजह से, नाभि के संलयन से, नाभि के विखंडन से या फिर रेडियो एक्टिव विघटन से। तो देखिए भाई सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है यह नाभि के संलयन के कारण होती है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, जो सूर्य है यह सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ किस धातु का संबंध है, तांबा, लौह, मैग्नीशियम या फिर प्लेटिनियम। तो देखिए भाई यहां पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ लोहे धातु का संबंध है। लोहे की पर्याप्तता के कारण ही रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ध्यान रखना हीमोग्लोबिन की कमी से आरक्तता, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, यह रोग हो जाता है। तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में क्या है, लोहे धातु होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन, प्रोपेन, एथेन या फिर ब्यूटेन। एलपीजी, पहला प्रश्न ये बना कि भैया एलपीजी का फुल फॉर्म में क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है और इसका जो मुख्य घटक है साथियों वह ब्यूटेन होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, एलपीजी जो हमारे घरों में यूज होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। और जिन साथियों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पारस फ्री एजुकेशन को ज्वाइन नहीं किया है, भाई टेलीग्राम पर आप सर्च करो पारस फ्री एजुकेशन, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए यहां पर क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण नहीं है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर
कोयला। देखिए भाई, जो जैव ईंधन होते हैं उनसे हमें क्या है, जैव ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां पर हम देखें लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, इससे हमें क्या है, इन तीनों से हमें क्या है, जैव ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है भाई, तो ध्यान रखना, जो नाभिकीय ऊर्जा है यह यूरेनियम या थोरियम से प्राप्त की जाती है। अतः हम कह सकते हैं जो नाभिकीय ऊर्जा है यह जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और आपसे मैं यही बोलता रहा हूं शुरू से ही, भाई पढ़ो तो ऐसा ही पढ़ो, सीधा सीधा मत पढ़ो। ऐसा तो भैया आप बुकों में ही पढ़ सकते हैं, बुकों में तो आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन समझते हुए पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ माना जाएगा वो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12, कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगालू करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न है, ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज या फिर लैक्टोज। तो ध्यान रखना, यहां पर हम बात करें जो सेलुलोज होता है जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है, जो सेलुलोज होता है यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। यह क्या है, जो जुगालू करने वाले पशु होते हैं इनके द्वारा वह पचाया जा सकता है, लेकिन सेलुलोज को मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। अब यहां से देखिए भाई, दो प्रश्न बनेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब एनसीएफ 2005 की यहां पर बात की गई है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं या फिर 9वीं से 10वीं कक्षा। तो ध्यान रखना, एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कक्षा में स्थान दिया गया है तीसरी से 5वीं कक्षा तक। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे भैया कक्षा 1 और 2 का क्या होगा, तो ध्यान रखिए एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से समझाने की बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। समझ गए? चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मेधा पाटकर, कैलाश सांखलिया, राजेंद्र सिंह या फिर डॉक्टर सलीम अली। तो भैया टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं कैलाश सांखलिया। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, जो राजेंद्र सिंह हैं इनको वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्रमांक 15। और क्लास में भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आए भैया तो प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए तो आप कुछ तो कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 में बोला गया है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, 25%, 30%, 50 या फिर 10। देखिए भाई 10% नियम है, यह लिंडमान के द्वारा दिया गया था। 10% नियम किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमान के द्वारा। ये कई बार पूछा गया है किसने दिया, ध्यान रखना लिंडमान ने दिया था 1942 में। इस नियम के अनुसार क्या है, 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा प्रयोग में ले लेता है तथा 10% भाग ही केवल अपने से आगे वाले स्तर को देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% भाग ही स्थानांतरित होता है ऊर्जा का। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, क्योंकि 90% क्या है वह स्वयं उपयोग में लेता है। ओके,
समझ में आ गया ना आप सभी को? तो प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास पसंद आई, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।